स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम जो नोवा चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी समापन की ओर है। तो इस वीडियो में हम दो तीन छोटे जो टॉपिक हैं, जैसे तो खाद्य गुणवत्ता के लिए अपन पादप प्रजनन पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद में एकल कोशिका प्रोटीन और उत्तक संवर्धन का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ ये जो नोवा चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, चलते हैं अपने वीडियो में। उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। तो इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने रोग प्रतिरोधक किस्में पढ़ी थी, जो कि पादप प्रजनन द्वारा विकसित की गई थी उत्परिवर्तन द्वारा, और कुछ पीड़क या नासी जो कीट होते हैं उनके प्रति प्रतिरोधक किस्मों के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसमें अपन पढ़ रहे हैं उन्नत खाद्य गुणवत्ता, जो फूड क्वालिटी है, उन्नत अच्छी क्वालिटी वाले पादप किस तरह से हम बनाएं। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, सभी लोगों को संतुलित आहार मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर संतुलित आहार लेने का प्रयास किया जाए तो जो खाद्य उत्पाद होते हैं वो महंगे आते हैं। तो क्यों ना ऐसी अनाज या खाद्य उत्पाद बनाए जाए कि उनमें पोषक पदार्थों की मात्रा भरपूर हो सके, ताकि कम से कम लोगों को जो मुख्य पोषक पदार्थ है उनकी पूर्ति की जा सके। तो इसमें वो अपन पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी किस्में हैं। तो एक दो किस्मों की, महत्वपूर्ण किस्मों की भी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, विश्व में लगभग 840 मिलियन से ज़्यादा लोग भूखमरी के शिकार है, मतलब उनको ढंग से खाना भी नहीं उपलब्ध हो पाता। 800 मिलियन लोग होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख। तो इस तरह से अपन बहुत बड़ी संख्या है ये, जो लोग भुखमरी के शिकार हैं। इन्हें प्रतिदिन संतुलित आहार उपलब्ध नहीं हो पाता है। संतुलित आहार क्या होता है? जिसके अंदर सभी पोषक पदार्थ उपलब्ध हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन भी हो, खनिज लवण भी हो, वो सब भी हो। तो ये तमाम प्रकार के पोषक पदार्थ उसमें उपस्थित हो, वो संतुलित आहार है। लेकिन ऐसा संतुलित आहार हर व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे गरीब लोग पोषक पदार्थों युक्त, जैसे फल है, सब्जियां हैं, मछली है, अंडे हैं, दूध है, इनकी पर्याप्त मात्रा को खरीद नहीं सकते। इस कारण ऐसे लोगों के शरीर में विभिन्न पोषकों जैसे विटामिन की, प्रोटीन की या खनिज तत्वों की कमी पाई जाती है, और वो रोगों से ग्रस्त रहते हैं। उनको बीमारियां हो जाती है, रोग हो जाते हैं, क्योंकि पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, और पोषक पदार्थों की कमी से भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अतः सभी लोगों को संतुलित और उन्नत गुणवत्ता युक्त पर्याप्त आहार उपलब्ध करवाने के लिए उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाली पादप किस्मों का विकास करना अति आवश्यक है। तो हम भी ये जानते हैं कि कम से कम अनाज खाने के लिए अनाज तो सभी को उपलब्ध हो पाता है। तो उसी अनाज में इस तरह की कोई किस्म बना ली जाए कि उसमें ही पोषक पदार्थों की मात्रा उपस्थित हो। तो इस तरह की पादप किस्में आज बनाई जा रही है। जैसे गेहूँ की है तो उसमें एक प्रोटीन है वो अच्छा बनता है, या कोई जैसे मान लीजिए कोई तिलहन वाली फसल है तो उसके अंदर अच्छा तेल अंश पाया जाता है, या कुछ ऐसी फसलें होती है जिनके अंदर विटामिन्स मिलता है और पोषक पदार्थ भी अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। तो ऐसी पादप किस्में विकसित की जा रही है। देखिए, एक शब्द है यहाँ पर जैव पुष्टिकरण, जिसको हम जैव प्रबलीकरण भी कहते हैं, या इसको जैव सुदृढ़ीकरण भी कहते हैं, या इसको अपन जैव पुष्टिकरण, जिसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो कई बार जब अपन कोई अनाज या कोई सरसों की किस्म या कुछ ऐसा कुछ लाते हैं खाद्य पदार्थ, तो उस पर लिखा होता है बायोफोर्टिफाइड। तो मतलब ये होता है कि उस किस्म में उच्च पोषक पदार्थ पाया जाता है, तो वो होता है बायोफोर्टिफिकेशन, या जैव पुष्टिकरण, या जैव प्रबलीकरण, या इसको जैव सुदृढ़ीकरण भी कहते हैं। तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें पादप प्रजनन के द्वारा विटामिन तथा खनिज लवणों के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन या स्वास्थ्य वर्धक वसा वाली पादप किस्में तैयार की जाती है, उसे ही जैव पुष्टिकरण कहते हैं। तो कहने का मतलब है ऐसी पादप किस्में बनाई जाती है तो जिनमें विटामिन और खनिज लवण उच्च मात्रा में होते हैं,
या उनमें प्रोटीन और जो वसा होती है वो उच्च मात्रा में पाई जाती है, यानी उसमें एक सीमा से ज़्यादा वो पोषक पदार्थ उपस्थित रहता है। तो ऐसी किस्में बना ली गई है। अर्थात जैव पुष्टिकरण के माध्यम से फसली पादपों में पोषक पदार्थों जैसे विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है की मात्रा व गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। तो ये जो पोषक पदार्थ हैं, इनकी मात्रा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाकर वो नई पादप किस्में बनाई जाती है। तो वो होता है जैव पुष्टिकरण। तो यानी जैसे हमने एक गेहूँ की ऐसी किस्म बना ली है जिसमें प्रोटीन हमें ज़्यादा मिलता है। हमने मक्का की ऐसी किस्म बना ली है जिसके अंदर भी प्रोटीन खूब ज़्यादा मिलता है। हमने चावल की ऐसी किस्म बना ली है जिसके अंदर खूब सारे खनिज लवण उपलब्ध हो जाते हैं। हमने पालक ऐसा बना लिया, हरी सब्जी ऐसी बना ली जिसमें विटामिन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी पादप किस्में तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर ये पोषक पदार्थ भरपूर मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो ये खाद्य गुणवत्ता या पोषक गुणवत्ता के सुधार के लिए जो पादप प्रजनन करवा रहे हैं उसका उद्देश्य देखिए क्या है। तो हमें प्रोटीन अंश बढ़ाना है और गुणवत्ता में सुधार करना है, ये हमारा उद्देश्य है। तेल अंश को बढ़ाना है और गुणवत्ता में सुधार करना है। अगर कोई प्रोटीन वाली किस्म है, जैसे मान लीजिए कोई दाल है या जैसे धान है, गेहूँ है, तो गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसके साथ साथ हमने ऐसी किस्म भी बना ली है जो प्रोटीन भी उपलब्ध कराती है या उस गेहूँ में प्रोटीन भी पाया जाता है। तो प्रोटीन अंश को बढ़ाना है, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, तेल अंश को भी बढ़ाना है, यानी उसमें तेल की मात्रा को भी बढ़ाना है और उसकी जो क्वालिटी उसमें भी सुधार करना है। विटामिन अगर कम है तो उस विटामिन के अंश को भी बढ़ाना है, ये भी हमारा उद्देश्य है। और जो सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं यानी खनिज तत्व होते हैं, उनको भी हमें बढ़ाना है। तो इस तरह की पादप किस्में लगातार विकसित की जा रही है। देखिए जैव पुष्टिकरण के उदाहरण अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी किस्में बना ली है, तो इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। देखिए सन 2000 में संकर मक्का की ऐसी किस्में विकसित की गई है। 2000 की बात है ये। तो संकर मक्का की ऐसी किस्म बना ली गई है जिसमें अमीनो अम्ल जैसे कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एक महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल है, उसकी दुगनी मात्रा मौजूद है। तो अगर ये अमीनो अम्ल ज़्यादा होंगे और ऐसे मक्का को खाया जाएगा तो शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसी तरह से एक गेहूं की किस्म है एटलस एटलस, इसको याद रखिएगा। एटलस 66, एटलस 66 जिसको अपन एटलस से 66 भी कहते हैं। ये गेहूं की ऐसी किस्म है जिसमें उच्च प्रोटीन अंश यानी हाई प्रोटीन कंटेंट वाली गेहूं की एक उन्नत किस्म है। देखिए अगर ये गेहूं बोया जाएगा तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जब भी लोग अगर इस तरह के अनाज को खाएंगे तो उनकी बॉडी में प्रोटीन की पूर्ति भी हो जाती है। इसी तरह से धान की लौह तत्व से भरपूर किस्में विकसित की गई है। जो चावल है उसकी ऐसी किस्में विकसित कर ली जिसमें लौह तत्व Fe बहुत ज़्यादा है। इसमें सामान्य किस्म की तुलना में लौह तत्व की मात्रा 5 गुना अधिक होती है। तो देखिए पादप प्रजनन द्वारा हमने जैव पुष्टिकरण के द्वारा ऐसी किस्म विकसित कर ली है जिसमें पाँच पाँच गुना अधिक उसमें लौह तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक तो ये याद रखना है एटलस 66 जो कि क्या है कि गेहूं की एक उन्नत किस्म है जिसमें उच्च प्रोटीन अंश पाया जाता है। तो इसका महत्वपूर्ण गुण एटलस 66 इसलिए विकसित की गई है ताकि इसमें हमें प्रोटीन अच्छे से मिल सके। इसी तरह से धान के अंदर लौह तत्व की जो किस्म विकसित की गई है वो किस्म इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। अब देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI जो कि नई दिल्ली में है, ये लगातार प्रयास करता है नई नई किस्में बनाने का। तो इनके इस संस्थान के द्वारा जो विकसित की गई सब्जियों की जो बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं, बायोफोर्टिफाइड का मतलब है जिसमें उच्च पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनकी पोषक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है।
तो देखिए विटामिन ए प्रचुर मात्रा युक्त गाजर और पालक और कद्दू की इन्होंने किस्म विकसित कर दी है। विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में जैसे करेला है, बथुआ है, जिसको अपन चिनोपोडी में चिलवा भी बोलते हैं, सरसों है या टमाटर है, ये सभी विटामिन सी से भरपूर किस्में हैं जो कि IARI द्वारा विकसित की हुई है। और लोह यानी जो आयरन है और कैल्शियम है उससे भरपूर जो किस्म है जैसे पालक है, बथुआ है, ऐसी किस्में बना ली है। प्रोटीन प्रचुर मात्रा युक्त जिसमें एक ब्राउन बीन्स है, एक लबलब लबलब है, एक फ्रेंच या जो गार्डन मटर होता है, उद्यान मटर, उसकी कई किस्में बना ली गई है जिसके अंदर उच्च प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो इस तरह की ये सब्जियां हैं, ये सब्जियां भी भी कई किस्में हैं जो कि बायोफोर्टिफाइड है, उसमें उच्च जो पोषक पदार्थ है उनकी मात्रा पाई जाती है। अब अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, एकल कोशिका प्रोटीन। देखिए एकल कोशिका प्रोटीन जिसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन और शॉर्ट में इसको बोलते हैं SCP। तो एक तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा, SCP का पूरा नाम सिंगल सेल प्रोटीन। देखिए एकल कोशिका प्रोटीन, पहले इस शब्द को अपन समझते हैं। एकल कोशिका मतलब है एक कोशिका, और प्रोटीन हम देखते हैं कि पोषक पदार्थ होता है। तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है जिनका शरीर है वो एक ही कोशिका की तरह होता है, यानी यूनिसेलुलर होते हैं, वो एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन उनके बॉडी के अंदर प्रोटीन की उच्च मात्रा प्राप्त पाई जाती है, या वो प्रोटीन बहुत अच्छा बनाते हैं। तो क्यों न हम उस एकल कोशिका को प्रोटीन के स्रोत के रूप में काम में ले लें, उनको हम खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लें और प्रोटीन की पूर्ति कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव जिसके अंदर कुछ जीवाणु भी आते हैं, तो कुछ शैवाल भी है, तो कुछ कवक भी हैं, जो कि प्रोटीन के उच्च स्रोत होते हैं। और इनमें सामान्य जो दूध होता है या अंडे या मांस होता है उससे भी कई गुना ज़्यादा प्रोटीनें पाई जाती है। तो देखिए पशु और मानव पोषण के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक स्रोत एकल कोशिका प्रोटीन यानी सिंगल सेल प्रोटीन या SCP होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन का स्रोत है SCP। कैसे? एकल कोशिका प्रोटीन मुख्य रूप से एकल कोशिकीय सूक्ष्म जीवों जो कि एक कोशिका शरीर वाले होते हैं, जैसे कुछ जीवाणु होते हैं, शैवाल होते हैं, जैसे नीलरी शैवाल है, जैसे स्पाइरुलिना है, खमीर है, यीस्ट, हालांकि यूकेरियोट है लेकिन एक कोश के शरीर वाला है। और इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य कवक होते हैं जो एक कोश के होते हैं। इनसे प्राप्त होने वाली प्रोटीन है जिसका उपयोग मानव आहार या पशु आहार के रूप में किया जाता है। तो जो ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु, शैवाल या कवक, ये बहुत उच्च मात्रा में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो उस प्रोटीन का उपयोग मानव आहार के रूप में या पशु आहार के रूप में किया जा सकता है। अर्थात सूक्ष्म जीवों को आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। मशरूम जो होता है, देखिए कवक है एक, मशरूम कवक भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं, जिसकी हम सब्जी बना के खाते हैं, तो उसमें भी प्रोटीन उच्च मात्रा में पाया जाता है। सूक्ष्म जीवों, हालांकि ये मुख्य पोषक है, इसके अलावा भी इनमें बहुत सारी वसाएं भी होती है, खनिज लवण भी होते हैं, कुछ में विटामिन भी पाए जाते हैं। वो अन्य पोषक पदार्थ भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनके अंदर प्रोटीन स्रोत के रूप में इनको हम इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्म जीवों में प्रोटीन की भरपूर मात्रा के अलावा खनिज तत्व भी होते हैं। देखो वसाएं भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और विटामिन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा अन्य जो पोषक पदार्थ है वो भी प्राप्त हो जाते हैं। तो क्यों ना ऐसी सूक्ष्म जीवों का हम प्रयोग करें। और आजकल ये कई डिब्बाबंद या लोग जो पानी के स्रोत के आसपास जो रहते हैं, समुद्रों के आसपास, वो इनका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपन कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए समझिए कि एक नीलरी शैवाल है स्पाइरुलिना, बहुत ही बढ़िया किस्म का एक नीलरी शैवाल है स्पाइरुलिना। ये एक नीलरी शैवाल है। स्पाइरुलिना नामक नीलरी शैवाल का उपयोग संपूर्ण आहार के रूप में किया जाता है। देखिए संपूर्ण आहार के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अतार देखिए इतना अच्छा सवाल है कि इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये मतलब कहीं पर भी विकसित हो सकता है। इसको सिर्फ पानी चाहिए, किसी भी प्रकार के पानी में विकसित हो जाता है और इसमें स्पाइरुलिना में ये देखा गया है कि इसमें गाजर से 15 गुना ज़्यादा विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं देखिए। तो 15 गुना ज़्यादा अगर विटामिन है तो कितना अच्छा स्रोत है ये। तो स्पाइरुलिना नीलरी शैवाल जिसको खाद्य शैवाल के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ उपलब्ध रहते हैं। इसी तरह से क्लोरेला शैवाल है, ये हरा शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल है, हरे रंग का शैवाल है। इसके अंदर भी पोषक पदार्थ भरपूर मात्रा में होते हैं। इसी तरह से जैसे एक जीवाणु है, देखिए इसका भी आपको याद रखना है। तो एक तो उदाहरण याद रखना आपको स्पाइरुलिना, एक आप क्लोरेला का शैवाल का याद कर सकते हो, एक जीवाणु जैसे है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये एक जीवाणु है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। ये देखिए एक अनुमान के अनुसार ये भी देखिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाता है, ये जीवाणु बहुत तेज़ी से बनाता है। तो एक गणना की गई कि गणना के अनुसार 250 किलोग्राम की, ठीक, यानी लगभग 2.5 क्विंटल की गाय है, वो प्रतिदिन एक दिन में 200 ग्राम प्रोटीन पैदा करती है। यानी 200 ग्राम प्रोटीन मिलता है एक दिन में 250 यानी 250 किलो की गाय से। और इतने ही समय में 250 ग्राम सूक्ष्म जीव, मात्र 250 ग्राम सूक्ष्म जीव जैसे मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस 25 टन तक प्रोटीन उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए तो कहाँ 200 ग्राम प्रोटीन और कहाँ 25 टन प्रोटीन, तो बहुत ही तेजी से फास्ट प्रोडक्शन करते हैं ये प्रोटीन का। इसलिए इस तरह के जीवाणुओं का उपयोग हम प्रोटीन के उत्पादन में कर सकते हैं और एक बड़े प्रोटीन के स्रोत में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बड़ी जनसंख्या जो प्रोटीन के कारण कमी से रोगग्रस्त होती है उनमें अपन प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे किस्म के सूक्ष्म जीव होते हैं। चूंकि इनका शरीर एकल कोशिका की तरह होता है इसलिए इनको हम एकल कोशिका प्रोटीन या SCP भी कहते हैं। तो ये था हमारा SCP जिसको हम उच्च प्रोटीन स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब पढ़ रहे हैं अपन उत्तक संवर्धन। देखिए लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उत्तक संवर्धन मतलब इसमें अपन एक पादप का कोई भी एक भाग लेंगे, उसका संवर्धन करेंगे और फिर उससे नए पादप बना लेते हैं। तो ये सारा काम जो उत्तक संवर्धन का काम होता है ये प्रयोग लेबोरेटरी में होता है, प्रयोगशाला में होता है, जीवाणु रहित परिस्थितियों में होता है और सभी इसमें उपकरण इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनके द्वारा हम पादप का कोई भी एक भाग लेकर उसको संवर्धित करा के नए पादप बनाते हैं। तो देखिए उत्तक संवर्धन ऐसी तकनीक है जिसमें पादप का कोई भाग जैसे कोशिका ले लेंगे या कोशिकाओं का समूह अर्थात उत्तक ले लेंगे या अंग लेकर रोगाणु रहित स्थिति में कृत्रिम पोषक माध्यम में प्रयोगशाला के अंदर उगाया जाता है। इसे ही उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो क्या करेंगे, पादप का कोई भी भाग ले लेंगे, या तो कोशिका ले लेंगे या उत्तक ले लेंगे या अंग ले लेंगे, फिर उसको कृत्रिम पोषक माध्यम में डाल देंगे और कृत्रिम रूप से उसको उगाएंगे और उसे ही अपन क्या कह रहे हैं, उत्तक संवर्धन। देखिए ये एक छोटा सा अंग ले लिया हमने, जैसे कोई कोशिका ले ली, उसको एक पोषक माध्यम जैसे बीकर के अंदर पोषक माध्यम है, इसमें सभी पोषक पदार्थ उसमें डाल दिए इसको, और कुछ समय बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक जैसे मान लीजिए एक प्लांट इसमें बन गया, इस प्लांट को हम खेत के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये प्रयोगशाला में होता है ये काम और इसे ही हम कह रहे हैं उत्तक संवर्धन। तो देखिए एक इसमें एक शब्द आता है कर्तोतक या एक्सप्लांट। क्या होता है, तो पादप का वह भाग जो उत्तक संवर्धन के लिए उपयोग में लिया जाता है उसको अपन कर्तोतक कहते हैं। जो भी भाग आप चाहे पत्ती ले हो, चाहे जड़ ले हो, चाहे तना ले हो, जो भी भाग अपन ले रहे हैं, जिस स्थान से ले रहे हैं वो उसका कर्तोतक कहलाता है। तो जो भाग अपन उत्तक संवर्धन के लिए इस्तेमाल करेंगे वो कर्तोतक कहलाएगा। अभी ये जो उत्तक संवर्धन की सारी प्रक्रिया है ये किस पर डिपेंड करती है, देखिए तो इस पर एक सिद्धांत लागू होता है, पूर्ण सख्तता टोटीपोटेंसी का सिद्धांत। देखिए ये टोटीपोटेंसी क्या है,
टोट्रिपोटेंसी का मतलब है किसी कोशिका में पूर्ण पादप के रूप में विकसित होने की क्षमता पूर्ण सत्यता कहलाती है। मतलब जैसे एक कोशिका है, ये विभाजित होकर कई कोशिकाओं का समूह बनाएगी। फिर ये कोशिकाओं के समूह है विभेदीकरण के द्वारा कई सारे ऊतक बनाएंगे और अंत में इसी से एक पौधा बन जाएगा। मतलब एक कोशिका संपूर्ण पादप बना सकती है। ये जो इसका विशेषता है, इसको अपन पूर्ण सत्यता कहते हैं और इसी के कारण से ऊतक संवर्धन संभव हुआ है। वरना ऊतक संवर्धन होता ही नहीं, प्रयोगशाला में अपन एक कोशिका से पौधा बना ही नहीं सकते थे। तो पूर्ण सत्यता होने के कारण ही हमने ऊतक संवर्धन हमारा सफल हुआ है और हमने एक कोशिका या कोई एक अंग लेकर हमने उसको उगाकर नया पौधा बना लिया है। तो किसी कोशिका में पूर्ण पादप के रूप में विकसित होने की क्षमता को अपन पूर्ण सत्यता कहते हैं। यानी एक कोशिका है, ये विकसित होकर पूर्ण पादप बना रही है, इसको अपन पूर्ण सत्यता या टोटिपोटेंसी कहते हैं। इसी पर ऊतक संवर्धन निर्भर करता है। अब देखिए इससे संबंधित एक शब्द हो रहा है सूक्ष्म प्रवर्धन। देखिए माइक्रो प्रोपेगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है कि ऊतक संवर्धन तकनीक से अल्प समय में, ये इंपॉर्टेंट बात है, अल्प समय में देखिए पादप के एक छोटे से भाग से अनेक पादपों को उत्पन्न करने की विधि को सूक्ष्म प्रवर्धन कह रहे हैं। मतलब एक हमने छोटा सा टुकड़ा लिया पौधे का और उसको बहुत ही कम समय में विकसित करके हमने ढेर सारे पौधे बना लिए। तो यही होता है सूक्ष्म प्रवर्धन, यानी कम समय में एक छोटे से भाग से अनेक पौधे प्राप्त करने की प्रक्रिया सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा कम समय में बड़ी मात्रा में पादप तैयार किए जाते हैं। इससे प्राप्त सभी पादप आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान ही होते हैं। तो इन्हें अपन सोमा क्लोन या सोमा क्लोन कहते हैं। देखिए क्योंकि ये मूल पादप के समान होते हैं सारे के सारे, इसलिए ये सोमा एक तरह से क्लोन होते हैं। और चूंकि इन ऐसे क्लोनों को अपन सोमा क्लोन भी कहते हैं। अब प्रक्रिया क्या है, देखिए ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया को समझने के लिए अपन कोई टॉपिक लिखे हैं इसके। देखिए प्रयोगशाला में कांच के पात्रों की सफाई और रख रखाव, बिल्कुल साफ उपकरण होने चाहिए। फिर कृत्रिम जो संवर्धन माध्यम है उसको हमें तैयार करना है जिसमें सभी पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं। फिर हम कर्तोतक लेते हैं, कर्तोतक की प्राप्ति करते हैं, फिर कर्तोतक को रोगाणु रहित करते हैं, उसको धोते हैं या तो अल्कोहल से उसकी सफाई करते हैं, उसको जीवाणु रहित करते हैं। फिर उस रोगाणु रहित कर्तोतक को कृत्रिम पोषक माध्यम में स्थानांतरित कर देते हैं और कुछ समय बाद में उसमें कैलस बन जाता है। ये कैलस क्या होता है, ये कोशिकाओं का अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। अभी इसमें विभेदन नहीं हुआ है, कोशिकाओं का समूह बन गया है और उसके कुछ समय बाद में अंगजनन हो जाता है, यानी जड़ तना पत्तियों का निर्माण हो जाता है और एक नवोद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। ऐसे पादपों को हम खेत में प्राकृतिक वातावरण में स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले मान लीजिए हमने ये गाजर है और इससे हमने क्या किया, इसके यहाँ से एक कर्तोतक उठा लिया ये। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल रोगाणुरहित करेंगे। पहले इसको धो लेंगे, रोगाणुरहित करके इसको पोषक माध्यम के अंदर डाल देंगे इस तरह से। फिर ये पोषक माध्यम में क्या होगा, इसमें एक कैलस बनेगा, कोशिकाओं का समूह बनेगा और अंत में इसके अंदर एक प्रो निकल आएगा, एक जड़ निकल आएगी। जितने इसके टुकड़े होंगे उतने पौधे बन जाएंगे और फिर इस नवोद्भिद पादप को खेत के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अपन एक टुकड़ा लेकर, एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको संवर्धन करवा के प्रयोगशाला में उगा रहे हैं, इसे अपन ऊतक संवर्धन कह रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है ऊतक संवर्धन की। तो हम कम समय में और बहुत ही फास्ट तरीके से और एक छोटे से भाग से हम नए पौधे बना सकते हैं। देखिए ऊतक संवर्धन के अपन उपयोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ऊतक संवर्धन का उपयोग किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, देखो विषाणु मुक्त पौधे तैयार करना। विषाणु यानी वायरस फ्री पौधे तैयार करेंगे जिसमें वायरस ही नहीं लगे। तो ऊतक संवर्धन टेक्निक के द्वारा अपन वायरस मुक्त पौधे कैसे तैयार करेंगे, पादप के जो प्रोह विभिजोतक होता है, देखिए अब वो चाहे शीर्ष का हो चाहे कक्ष का हो। जैसे मान लीजिए कि ये पादप है, एक ये पादप है, इसका ये शीर्ष विभिजोतक है और एक इसका ये कक्षी विभिजोतक है। ये जैसे इसका, तो इस तरह से इसका शीर्ष विभिजोतक ले लेंगे या इसका कक्षी विभिजोतक ले लेंगे। तो जो प्रोह विभिजोतक होता है वो हमेशा विषाणु मुक्त होते हैं। देखिए
अतः परोह विभिजोतक का संवर्धन करके विषाणु मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं, जैसे केला है, गन्ना है या आलू के पौधे। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने के लिए पादप का कौन सा भाग इस्तेमाल करेंगे। तो वो करेंगे अपन परोह विभिजोतक। कौन सा करेंगे? परोह विभिजोतक का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि परोह विभिजोतक हमेशा विषाणु मुक्त रहते हैं, वहाँ पर विषाणु नहीं होते हैं, और वहाँ से हम एक भाग ले लेंगे और उसका संवर्धन करा के जो पौधे तैयार करेंगे वो बिल्कुल विषाणु मुक्त रहेंगे। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है कि जैसे आपने बताया था कि उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा हम अल्प समय में और पादप के एक छोटे से भाग से अनेक पादप तैयार कर लेते हैं। इसी को अपन सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। देखिए, छोटे से टुकड़े से कम समय में बहुत अधिक पादप बना रहे हैं, तो यही सूक्ष्म प्रवर्धन है। जैसे टमाटर का, केला का या सेब का पादप अपने बना लिया, तो सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा बहुत सारे पौधे आजकल बनाए जाते हैं और ढेरों एक अनेक संख्या में इसमें पौधे बन जाते हैं। और लास्ट इसका जो महत्व है वो देखिए कायिक संकरण है, जिसको अपन जीवद्रव्य संलयन भी कहते हैं। देखिए, जीवद्रव्य संलयन, कायिक संकरण होता है, दो अपन भिन्न किस्म ले लेंगे, उनका जीवद्रव्य ले लेंगे, फिर उनको मिला लेंगे, एक जगह उनको संयोजित करवाएंगे, फिर दोनों के गुण उसमें आ जाते हैं। तो जीवद्रव्य संलयन पहले तो पढ़ेंगे अपन जीवद्रव्य के प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो देखिए, जैसे ये एक पादप की लीफ है, पत्ती है, इस पर हम सेलुलेज, पेक्टिनेज और हेमिसेलुलोज एंजाइम डालेंगे तो इसकी कोशिका भित्ति हट जाएगी। तो कोशिका भित्ति हटने के बाद में जो शेष मैटर बचेगा उसको अपन जीवद्रव्य बोलते हैं। तो अपन इसमें पढ़ेंगे। देखिए, जब दो भिन्न भिन्न किस्मों के जीवद्रव्य है ये प्रोटोप्लास्ट को आपस में मिलाकर एक कायिक संकर कोशिका बनाई जाती है, तो इसे कायिक संकरण कहते हैं, तथा इससे बनने वाली कोशिका को हम कायिक संकर कहते हैं। तो दो अलग अलग किस्मों के जीवद्रव्यों को मिलाकर जो कोशिका बनाएंगे वो होगी कायिक संकर कोशिका, और इस प्रक्रिया को अपन कहेंगे कायिक संकरण। इस तकनीक में दो भिन्न पादप कोशिका लेकर उन्हें सेलुलेज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिनेज एंजाइम, क्योंकि कोशिका भित्ति अपन जानते हैं सेलुलोज होता है, हेमिसेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है उसमें। तो ये एंजाइम जब पादप कोशिका पर डालेंगे तो सेलुलोज हट जाएगा, हेमिसेलुलोज हट जाएगा और पेक्टिनेज वहां से हट जाएगा। तो एंजाइमों से उपचारित किया जाता है, तो इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल नष्ट हो जाती है और जीवद्रव्य प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को जीवद्रव्य या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब पादप कोशिका से अगर हम कोशिका भित्ति को हटा देंगे तो जो मैटर बचेगा उसी को अपन जीवद्रव्य कहेंगे, यानी प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। इसका मतलब क्या होता है? प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब दोनों भिन्न है। देखिए, अब क्या करेंगे, हमने दोनों के जीवद्रव्य प्राप्त कर लिए, तो अब दोनों जीवद्रव्यों को आपस में मिलाया जाता है। अब ये आसानी से मिलते नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा इनको विद्युत झटका दिया जाता है, यानी विद्युत आघात दिया जाता है, या एक रासायनिक पदार्थ होता है पीजी, जिसका नाम है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, ये थोड़ा सा वो मिला देते हैं, जिससे दोनों जीवद्रव्य आपस में जुड़ जाते हैं और संकर जीवद्रव्य तैयार होता है, जो आगे चलकर नए पादप का निर्माण करता है। देखिए, अभी जीवद्रव्य के अंदर देखिए, इसका जीवद्रव्य मान लीजिए जिसका केंद्र ये है, इसमें एक जीवद्रव्य ये है, दूसरे का जीवद्रव्य कुछ अलग डिफरेंट टाइप का है, जैसे मान लीजिए इस तरह का है। तो इनमें दोनों का जीवद्रव्य मिक्स हो जाता है और आगे चलकर इससे क्या होता है, एक नए पादप का निर्माण होता है। तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं, जीवद्रव्य मिक्स हो रहा है, दोनों के केंद्र भी मिक्स हो सकते हैं, या केंद्र का अलग अलग रहते हैं और केवल जीवद्रव्य भी मिक्स हो सकता है। तो इस तरह के आगे चलकर एक नए पादप के रूप में ये विकसित होगा, दोनों के जीवद्रव्य मिलकर इसका जब संवर्धन करेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए एक पौधा बनाया गया, देखिए इंपॉर्टेंट इसका उदाहरण है, आलू का जीवद्रव्य ले लिया और टमाटर का जीवद्रव्य, यानी पोटैटो एंड टोमेटो, इन दोनों का हमने जीवद्रव्य ले लिया, निकाल लिया, इनकी पत्तियां ले ली, उसमें एंजाइम डाल के कोशिका भित्ति को हटा दिया और जीवद्रव्य प्राप्त कर लिया। अब उसको मिला दिया, तो देखो क्या किया,
आलू का जीव द्रव्यक ले लिया, टमाटर का जीव द्रव्यक ले लिया, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया, मिलाना। तो यहाँ पर जो किस्म विकसित हुई, जो पादप विकसित हुआ, उसको अपन बोल रहे हैं पोमेटो या टोपेटो। देखिए, पोमेटो या टोपेटो। तो ये ऐसा पौधा प्राप्त हुआ जिसके वायवीय भाग जो था, यानी वायवीय भाग था, वहां पर तो टमाटर लग रहे थे और इसके नीचे की तरफ क्या लग रहे थे, ये आलू लग रहे थे। तो ऊपर टमाटर, नीचे आलू। तो ये स्थिति थी इस पोमेटो की, टोपेटो की, जिसमें दोनों के गुण थे। देखो, पोटेटो और टोमेटो के गुण थे, जिसको अपन पोमेटो या इसको टोपेटो भी कहते हैं। लेकिन ये किस्म व्यावसायिक उपयोग के लिए वांछित लक्षणों का इसमें अभाव था। तो ये ज़्यादा विकसित नहीं हुई व्यावसायिक उपयोग के लिए, लेकिन फिर भी ये कायिक संकरण द्वारा ऐसी किस्म बना ली है। और आजकल तो एक किस्म और बन गई है, ब्रोमेटो, जिसके अंदर आलू और ब्रिंजल का दोनों का समावेश किया गया है। इसी के साथ अपना जो 9वां चैप्टर है वो फिनिश होता है, और अगले वीडियो में हम इसकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो बायोलॉजी के नवीनतम वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिंक को अपने दोस्तों साथियों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।